Good morning students. Today we are going to make a lecture 3 of chapter 8 for class 11 Hindi medium RBSc. Okay? हमने जो लेक्चर थर्ड है, देखिए अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारा कौन सा चैप्टर है? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अभिक्रिया में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रिडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, यानी उपापचय अभिक्रिया। यदि हम इनको देखें तो ये क्या है? उपापचय अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। उपापचय में क्या हो रहा था? दोनों चीजें हो रही थी, एक ऑक्सीकरण हो रहा था और एक अपचयन हो रहा था। ठीक है, तो जो मेरा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें मैंने आपको ऑक्सीकरण और अपचयन की पुरानी परिभाषाएं तथा नई परिभाषाएं बताई थी। नई परिभाषाओं में आपको सिर्फ दो ही परिभाषाएं ध्यान रखनी है। कौन सी? इलेक्ट्रॉनों का लॉस होना, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या खोना, क्लियर, और इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं किसी अभिक्रिया में तो अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो ऑक्सीकरण है। इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, या फिर यदि हम ऑक्सीकरण अंक के बारे में बात करें तो ऑक्सीकरण अंक में यदि वृद्धि हुई है तब तो वो क्या है? ऑक्सीकरण है। और यदि ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है? यदि ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है, क्लियर, तो वो है अपचयन। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बनाया था कि मतलब ऑक्सीकरण अंक को हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले किसी भी अभिक्रिया को ये पहचानना है कि भाई इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। कुछ अभिक्रिया देख के ही पता पड़ जाती है कि कुछ अभिक्रिया को देख के पता नहीं पड़ता, तो हमें ऑक्सीकरण को निकालना पड़ता है। तो जो दूसरा नियम था हमारा, दूसरा जो हमारा वीडियो था उसमें हमने क्या निकाला था? ऑक्सीकरण अंक निकाले थे। तो अब जब ये आप ऑक्सीकरण अंक निकाल रहे हैं तो ऑक्सीकरण अंक को आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने सेकंड लेक्चर में कुछ आपको रूल्स बताए थे। ठीक है, जैसे कि यदि कोई हाइड्राइड है तो उसमें हम हाइड्रोजन का कैसा लेंगे? -1 लेंगे। ठीक है, यदि ऑक्सीजन है तो उसका हम कैसे लेंगे? -2 ऑक्सीकरण अंक लेंगे। यदि कोई धातु है तो उसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा कैसा होगा? प्लस होगा। यदि अधातु है तो उसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा कैसा होगा? माइनस होगा। ठीक है, फिर तो ये मैंने आपको जनरल बताया कि फ्लोराइड है तो इसका कैसा होगा? -1 होगा। तो जो रूल्स है उन रूल्स के, यदि कोई आयन है तो आयन में जितने भी परमाणु हैं उस परमाणु में, यदि आयन कैसा है, यदि सिंगल परमाणु, यदि एक परमाणु आयन है तब तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा। जैसे Cl -1 है तो इसका ऑक्सीकरण -1 हो गया। यदि सोडियम प्लस है तो इसका ऑक्सीकरण +1 हो गया। ठीक है, लेकिन यदि एक परमाणु बहुत बड़ा है, ऐसे है, मतलब एक यौगिक जो है वो इतना बड़ा है, परमाणु से मिलकर बना है, तो इसका पूरे का जो ऑक्सीकरण अंक होगा वो क्या होगा? सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंक का योग होगा। लेकिन यदि ये कैसे होता? तो यदि ये कैसे होता? ऐसे होता, NO4 नेगेटिव। तो इस तरीके के आयन में, ये कैसा आयन है? जटिल आयन है। इस जटिल आयन में जो ऑक्सीकरण अंक होगा, इस जटिल आयन में उपस्थित परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का जो योग है वो किसके बराबर होगा? इस पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े थे। तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे कि आप ये पहचान पाए कि हम ऑक्सीकरण अंक को कैसे निकालेंगे। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर, इसमें हमें कैल्शियम का निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए? कि जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का होता है -2। ठीक है, मतलब आप ऐसे मानिए कैल्शियम ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का हमें पता है -2, तो जिसका निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं। अब पूरे यौगिक पर कोई आवेश नहीं है तो इसका ऑक्सीकरण कितना होगा? 0। तो x का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इसलिए हमें दूसरा यौगिक ले लिया NaBH4। अब इसमें हमें B का निकालना है। कैसे निकालेंगे? सोडियम का ऑक्सीकरण होता है +1 क्योंकि प्रथम समूह में। B का हमें निकालना है। एक हाइड्रोजन हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहाँ पर H कैसा है? विद्युत ऋणी तत्व है। यदि विद्युत ऋणी तत्व है तो -1 होगा तो 4 पर कितना हो जाएगा? -4 = 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई -4 में से +1 गया तो 3 हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, फिर ठीक इसी तरीके से मान लीजिए आपका ऐसे होता कोई यौगिक H2H, इसमें आपको x निकालना है। कितना होगा?
+2 + x = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। ठीक है। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए यदि al cl भी रखा है उसमें, al का निकाला, इसको x मान लिया, cl के ऊपर -1 होता है तो 3 के ऊपर -3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। क्लियर? यदि मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है उसमें आपको कोई, आप ऐसे कह सकते हैं जैसे K2mn4 दे रखा है, K2mn4, अब इसमें आपको mn निकालना है। कैसे निकालेंगे? +2 1/2 +1 2 + x - r = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। समझ में आ रहा है? ठीक इसी तरीके से ClO4 नेगेटिव है। अब ये एक जटिल आयन है, इसमें हमें Cl का निकालना है। कैसे निकालेंगे? x - r, 8 कैसे हो गई? -2 ऑक्सीजन प्लस -2 × 4 = -1। देखो x की Cl का x, एक ऑक्सीजन का -2, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 = बाहर ऊपर आवेश क्या लिखा है? ये आयन है, आयन के ऊपर जो आवेश लिखा होता है, तो x - 8 = -1, तो x की वैल्यू कितनी हुई? 7। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम ऑक्सीकरण अंक जो है वो हर एक तत्व का निकालेंगे। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब किसी भी परमाणु में हम बहुत तरीके के निकाल सकते हैं। और जो अपवाद है वो हमें याद ही करना है। जैसे पेरोक्साइड है, उसमें ऑक्सीजन का -1 होगा। ठीक है, तो हम ये ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। मतलब आपको मैंने निकालना बताया, आपकी किताब में जितने भी उदाहरण है सभी का निकाल कर देखेंगे आप। ठीक है, फिर अब आता है उपापचय अभिक्रियाओं के प्रकार, कि उपापचय अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ये 4 प्रकार की होती है। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है, पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया है विघटन अभिक्रिया। विघटन, संयोजन या फिर आप कह सकते हो योगात्मक, कॉम्बिनेशन योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी है विघटन अभिक्रिया है। तीसरी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन की विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। और चौथी है विसमानुपातन अभिक्रिया, विसमानुपातन अभिक्रिया। अब ये देखिए क्या क्या कहता है। योगात्मक का मतलब जब दो छोटे अणु परमाणु मिलकर बड़ा अणु बनाए, बड़ा अणु बनाते हैं, तो वो योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अब आप देखो क्या है कि जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं आपको हर एक अभिक्रिया का उदाहरण पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण देखिए, जैसे C+O2 = CO2, दो छोटे परमाणु मिले और इन्होंने एक परमाणु एक अणु मिला और मिलकर एक बड़ा अणु बना लिया। अब आपको हर एक तत्व की, देखो ये आपको एक तो अवस्थाएं पता होनी चाहिए और फिर आप उनका ऑक्सीकरण हर एक तत्व का निकालेंगे। तो कार्बन ठोस है, ठोस में क्या होता है? 0 होता है। ऑक्सीजन गैस है, इसका 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए C का कितना है, CO2 का ऑक्सीकरण निकालिए साइड में, एक ऑक्सीजन का -2, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, और यहाँ पर कार्बन का कितना है? +4। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक, तो अब आप जरा देखिए क्या हो रहा है। ऑक्सीजन का तो 0 से -2 हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है? कमी हो रही है। कमी हो रही है तो क्या हो गया? ये तो हो गया अपचय और यहाँ पर वृद्धि हो रही है, ये हो गया ऑक्सीकरण। ठीक है, समझ में आ रहा है? विघटन अभिक्रिया क्या है? जब बड़ा अणु डिकम्पोज हो जाए, जब बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूट जाए, छोटे अणुओं में टूट जाए। क्लियर? जैसे आप कह सकते हैं
कि H2O प्लस एक बड़ा अणु था वो छोटे अणु में टूट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का कितना है +1, ऑक्सीजन का कितना है -2, हाइड्रोजन का कितना है +1, ऑक्सीजन का कितना है -2, O2 का मतलब है 0। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, सॉरी ठीक है, और ये लिक्विड नहीं है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, यानी जल का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट गया। अब आप देखो सबका ऑक्सीकरण निकालिए, ऑक्सीकरण का आपको सारे छोटे छोटे निकालने आने चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 0 है, तो +1 से क्या हो रहा है 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो क्या हो गया ये अपचयन हो गया। क्लियर, और यहाँ पर -2 से क्या हो रहा है 0 बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑक्सीकरण। क्लियर, ठीक है। अब आ गई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है जब एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे, जैसे x + yz, इसमें x जो है किसको विस्थापित कर रहा है, यदि y को विस्थापित कर दे तो x इसकी जगह आया और y को विस्थापित कर दिया, या x z को विस्थापित कर दे तो xy + z। तो जो विस्थापन अभिक्रिया है उसमें एक तत्व और एक आयन और एक परमाणु दूसरे तत्व और आयन और परमाणु को विस्थापित कर देता है। ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, ये कैसी कैसी, एक तो धात्विक विस्थापन और एक अधात्विक विस्थापन। नाम से ही पता पड़ रहा है, क्या पता पड़ रहा है कि एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित कर दे। कैसे, देखो जैसे कॉपर सल्फेट है प्लस Zn, इसमें कॉपर की धातु है, जिंक की धातु है, तो कॉपर जिंक को मतलब जिंक जो है वो कॉपर को विस्थापित कर दे, तो देखो क्या हो जाएगा Zn+4 + Cu। क्लियर, तो जब आप यहाँ पर निकालोगे तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कॉपर का ऑक्सीकरण ये हो गई, ये विस्थापन कैसे अभिक्रिया विस्थापन हो रहा है, इसमें विस्थापन का मतलब एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित करती है, Zn में कॉपर को विस्थापित करती है। ठीक है, क्लियर। अब आप ऑक्सीकरण निकाल लीजिए, हर एक का कॉपर का कितना है +2, ऑक्सीजन का कितना है -2। अब टोटल का निकालोगे तो कैसे निकलेगा, देखो मैं यहाँ बता रही हूँ +2 + x - 8 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो सल्फर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर +6। ठीक है, ये आपका कैसा है, लिक्विड है, ये आपका सॉलिड है, ये भी आपका लिक्विड है, ये भी आपका सॉलिड है। आपको पता है सॉलिड के ऑक्सीकरण 0 होते हैं। ठीक है, अब Zn भी बिल्कुल सेम कैसे रहेगा +6 - 2। क्लियर, यानी आपको किसी भी अभिक्रिया में जो जो भी परमाणु भाग ले रहे हैं या तत्व भाग ले रहे हैं उन सबका ऑक्सीकरण निकालना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, +2, कॉपर का +2 से 0 हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है +2 से 0 हो रहा है, तो ऑक्सीकरण कम हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। समझ में आया, ठीक है। सल्फर यहाँ पर +6 है, यहाँ पर +6 से कोई चेंज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2, कोई चेंज नहीं हो रहा। जिंक में देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर +2, तो ऑक्सीकरण बढ़ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण। क्लियर, तो धात्विक में तो ऐसे हो गई। अधात्विक में क्या होगा, अधातु अधातु को करेगी, जैसे देखो Ki + Br, पोटेशियम आयोडाइड की जब हमने अभिक्रिया, अब इसमें आपको देखना है कि अधातु कौन है, तो आयोडीन भी अधातु है, ब्रोमीन भी अधातु है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका गैस है। क्लियर, अब आप देखो Br I को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा KBr + I2, I2 गैस है, ये लिक्विड है। क्या तक समझ में आ रहा है, यानी Br2 ने I- को रिप्लेस कर दिया। क्लियर, अब आप देखो ऑक्सीकरण कैसे निकालोगे, पोटेशियम का कितना है +1, ऑक्सीजन का कितना है -1, Br2 गैस है, इसका 0, पोटेशियम का +1, Br का -1, I2 का 0। तो अब आप देखो I2 का क्या होगा, -1 से 0, ऑक्सीकरण बढ़ रहा है, इसलिए अभिक्रिया कैसी हो गई, ऑक्सीकरण। क्लियर, Br2 से -1, तो क्या हो रहा है 0 से -1, ऑक्सीकरण घट रहा है, इसलिए अभिक्रिया कैसी हो गई, अपचय। तो आपको ऑक्सीकरण से निकालना आना चाहिए, और ऑक्सीकरण से आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको ऑक्सीकरण निकालना आता होगा। ठीक है,
अब चौथे प्रकार की अभिक्रिया बची है, दैट इज कॉल्ड विसमानुपातन। विसमानुपातन का मतलब क्या है? वे अभिक्रिया है, वे अभिक्रिया है जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होता है। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होता है, यानी एक पदार्थ ऑक्सीकरण होता है तो दूसरा अपचयन होता है। कैसे? जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दस्तक विसमानुपातन की बहुत सारी अभिक्रिया उससे आपको दी हुई है, लेकिन आप देखिए आप इस तरीके से देखो, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया, इसको आपने देखा H2+2, ठीक है। ये एक अभिक्रिया लिखी है जिसमें मैंने इसके पेरोक्साइड का क्या किया है, विघटन किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया। ये तो कैसा है? एक्वस है, जलीय विलयन है, ये लिक्विड है और ये गैस है। अवस्थाएं की अवस्था सारी पता होनी चाहिए आपको। अब आप ऑक्सीकरण निकालिए। मैंने आपको कल का जो वीडियो डाला हुआ है उसमें बताया पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की अधिक आती है, एक्सेप्शन निकालिए। देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण तो +1 होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा? यहाँ पे -1, वैसे -2 होता है लेकिन पेरोक्साइड अपवाद है, इसमें -1 होगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, गैस का 0 होगा, ठीक है। तो अब आप देखो, जब आप किसी भी अभिक्रिया में आप अभिक्रिया लिखेंगे और अभिक्रिया के बाद उसमें देखेंगे कि ऑक्सीकरण में वृद्धि हो रही है, देखो दाहिने बाएं दोनों साइड देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +1 है, कोई चेंज नहीं हो रहा ऑक्सीकरण, क्लियर। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पर -1 से -2 जा रही है, -1 से -2 जा रही है, तो -1 से -2 जा रही है और भी कम हो रहा है, तो क्या हो गया? अपचयन, ठीक है। और ये क्या है? ये -1 से 0, -1 से 0 का मतलब ऑक्सीकरण बढ़ रहा है, तो ये अभिक्रिया क्या हो गई? ऑक्सीकरण। समझ में आ रहा है? यानी एक ही वे अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, यानी इसका क्या हो रहा है? अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। कैसे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो अपचयन हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ हम कह सकते हैं पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का हो रहा है, ठीक है। तो यदि एक पदार्थ का एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन होता है या ऑक्सीकरण और अपचयित होता है तो वे अभिक्रियाएं कैसी कहलाती हैं? विसमानुपातन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो जब हम उपापचय अभिक्रियाओं में ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो ये आपकी किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आपको क्या करना है? उन सभी एग्जाम्पल्स की पहले रिएक्शन लिखनी है, फिर पहचानना है कि वो योगात्मक है क्या, विघटन है क्या, विस्थापन प्रकार की है क्या, विसमानुपातन प्रकार की है क्या, और हर एक अभिक्रिया को बैलेंस करके उसका ऑक्सीकरण निकालना है। और ऑक्सीकरण निकालते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि एक परमाणु का निकालोगे, जैसे H2O, 2H2O2, आपको एक सिंगल हाइड्रोजन परमाणु, सिंगल ऑक्सीजन परमाणु, अकेले अकेले परमाणु का निकालना है, एक एक का, दो दो का नहीं, एक एक का, ठीक है।